हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो चलिए सबसे पहले तो बिल्कुल जनरल बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ इवोल्यूशन। सबसे पहले हम इस पॉइंट की बात करते हैं कि इवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। और इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमें पता चलेगा कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ इवोल्यूशन। तो बच्चों, इवोल्यूशन वर्ड का मतलब होता है, इवोल्यूशन वर्ड का मीन होता है चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एक टाइम के साथ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना, इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इवोल्यूशन। कुछ अच्छे वर्ड में और अच्छे से इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाए तो इवोल्यूशन के लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं। हम इवोल्यूशन को बोल सकते हैं अनफोल्ड द हिडन पॉसिबिलिटीज। हिडन पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या हो गया बच्चों, जैसे अगर मैं बहुत ही नॉर्मल तरह से इस बात को बोलूं, अनफोल्ड दी हिडन पॉसिबिलिटी को बहुत नॉर्मल वे में बोलूं कि सबसे पहले हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आसमान में बहुत सारे स्टार्स हैं, मून है। इसका मतलब हम सीधा सीधा हम कहीं ना कहीं इस स्टोरी में चले जाते हैं कि ये सब कुछ बना कैसे होगा। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आती है कि सबसे पहले ये यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो बिल्कुल इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के ओरिजिन से हमें पता चलता है कि यूनिवर्स में हमारी अर्थ प्रेजेंट है, तो हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। यूनिवर्स और अर्थ के ओरिजिन के बाद हम बात करते हैं कि इस अर्थ पर लाइफ कैसे आई, तो उसके लिए हम बात करते हैं इस चैप्टर में ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में भी हम बात करते हैं एक तो ओरिजिन ऑफ प्लांट्स और एक हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ एनिमल्स। हमारी अर्थ पर हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन जो हुआ, सबसे पहले हमारे यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ, उस यूनिवर्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया बिग बैंग थ्योरी ने। बिग बैंग थ्योरी एक हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से एक लार्ज डेंस बॉल थी जिसमें एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, और सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन से सब कुछ जो है वो क्लाउड्स में कन्वर्ट हुआ और ग्रेविटेशन की वजह से सारे क्लाउड्स का कंडेंसेशन होने लगा और एक सोलर नेबुला का फॉर्मेशन हुआ। एंड दिस सोलर नेबुला जो है वो ही उसी से आगे जाके हमारे क्या हुआ, डिफरेंट प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ और उसमें डिफरेंट गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। उनमें से हमारी गैलेक्सी को आप सभी जानते हैं क्या बोला जाता है, मिल्की वे। हमारी मिल्की वे का फॉर्मेशन हुआ, हमारी गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में हमारी अर्थ आती है और उस अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन हुआ। लाइफ के ओरिजिन को बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी थ्योरीज ने एक्सप्लेन किया, लेकिन सबसे अच्छा कंसेप्ट जिसने ओरिजिन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स या लाइफ को एक्सप्लेन किया वो था ऑपेरिन एंड हेल्डेन हाइपोथेसिस। ऑपेरिन एंड हेल्डेन का जो कंसेप्ट था, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हमारी अर्थ पर लाइफ ओरिजिनेट हुई। लाइफ के ओरिजिनेशन के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, वो अर्थ पर किस तरह से अपेयर हुई, इन सभी चीज़ों को ऑपेन और हेल्डेन ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया। लेकिन इस इंट्रोडक्शन के बाद मैं सीधा आपको एनसीईआरटी के उन दो डायग्राम पर लेकर जाता हूँ जिन्हें समझना हमारे लिए काफ़ी टिपिकल होता है। अगर वो डायग्राम आपको सीधा देखने को मिले, सीधा एनसीईआरटी से देखें, तो आपको कभी समझ में नहीं आते बच्चों, और उनको आज चलिए एक प्रॉपर वे में समझते हैं। इसीलिए आज हमारे जिस टॉपिक का नाम है वो है इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले प्लांट्स की इवोल्यूशन की बात करेंगे और उसके बाद हम एनिमल्स की इवोल्यूशन की बात करेंगे, और एनिमल्स में भी मोस्टली हम वर्टिब्रेट्स की इवोल्यूशन की बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में। सबसे पहले बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। ये डायग्राम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा बच्चों, आपने देखा होगा इस डायग्राम को, एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो ये है इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स का डायग्राम। प्लांट्स के इवोल्यूशन की हम बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले तो प्लांट्स के इवोल्यूशन में सबसे पहले आपको प्लांट्स के बारे में ये याद होना चाहिए कि सबसे पहले जो इवॉल्व हुए प्लांट्स में वो थे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बाद आए टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के बाद इवॉल्व हुए जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद इवॉल्व हुए, कौन इवॉल्व हुए बच्चों, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म
इस टाइम हमारी अर्थ पर सबसे डोमिनेटिंग प्लांट्स जो है वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी आपने सुना होगा कि पहले डाइकोटिलिडन्स थे और फिर बाद में इस टाइम जो डोमिनेंट है वो है मोनोकोटिलिडन्स। इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशनरी सीक्वेंस कैसे है, चलिए इस बात को समझते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट को। चलिए तो बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चीज़ को, इस डायग्राम को यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स। सबसे पहले जो एंसेस्टर्स आए प्लांट्स, जिनसे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं, उनमें सबसे पहले एंसेस्टर है क्लोरोफाइट एंसेस्टर। क्लोरोफाइट में जो क्लोरो वर्ड आता है, इसका मतलब आप सभी जानते हैं, क्लोरो वर्ड का मतलब होता है ग्रीन। क्लोरो वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रीन। तो सबसे पहले जो प्लांट्स आए वो थे ग्रीन प्लांट्स, दीज आर क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स। इन क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स से एक तो ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर्स इवॉल्व हुए, और ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर के साथ एक देखिए एक थिन लाइन बिल्कुल यहाँ से जा रही है। ये थिन लाइन जो यहाँ से जा रही है बता रही है कि इनसे, जहाँ से लाइन थिक हो रही है वहाँ से इवॉल्व हुए, इनसे पेलियोजोइक पीरियड के पैलियोजोइक एरा के कार्बोनिफेरस पीरियड में इवॉल्व हुए ब्रायोफाइट्स। देखिए इस लाइन के ऊपर क्या लिखा है? ब्रायोफाइट्स। अच्छे से समझिएगा लाइन को। और ये लाइन ऊपर तक आ रही है, इसका मतलब ब्रायोफाइट्स आज भी प्रेजेंट हैं, क्योंकि करंट एरा इज सीनोजोइक और उसका करंट इपॉक जो चल रहा है वो है क्वाटरनरी पीरियड का। ठीक है, क्वाटरनरी पीरियड याद रखें। तो याद रखें सबसे पहले क्लोरोफाइट एंसेस्टर, अच्छे से समझेंगे कैसे बोलेंगे। सबसे पहले इवॉल्व हुए क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स। क्लोरोफाइट एंसेस्टर से एक तो इवॉल्व हुए हमारे ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर, और एक इवॉल्व हुए, देखिए लाइन, ये जो लाइन चल रही है, एक इनसे इवॉल्व हुए, कौन इवॉल्व हुए बच्चों? एक इनसे इवॉल्व हो गए, ये जो लाइन चल रही है इस लाइन को गौर कीजिएगा। एक इनसे इवॉल्व हुए कौन? हमारे, ठीक है, ब्रायोफाइट्स इवॉल्व इन कार्बोनिफेरस पीरियड। इवॉल्व होना, डोमिनेंट होना, दोनों चीजें अलग हैं। कार्बोनिफेरस पीरियड में डोमिनेंट थे टेरिडोफाइट्स, ठीक है, और एनिमल्स में एम्फीबियंस, ठीक है, दोनों की गोल्डन एज बोली जाती है। लेकिन इवॉल्व हुए कौन? ब्रायोफाइट्स। और ये ब्रायोफाइट्स इवॉल्व होने के बाद, ब्रायोफाइट्स की लाइन ऊपर तक आ रही है, इसका मतलब इवॉल्व होने के बाद आज भी ब्रायोफाइट्स प्रेजेंट है। और आप जानते हैं ब्रायोफाइट मॉसेस आती है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर आए ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर्स। ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर्स की बात करें तो ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर से एक तो इवॉल्व हुए राइनियर टाइप प्लांट, और एक इनसे भी एक लाइन जारी, देखिए इनसे इवॉल्व हुए जॉस्टेरोफिलम्स। जॉस्टेरोफिलम, ये लाइन देखिए बिल्कुल यहीं से थिक होना शुरू हो गई है। जो जितनी ज़्यादा थिक है जहाँ पर, वो उनका नंबर उतना ही ज़्यादा माना जाएगा। जॉस्टेरोफिलम्स इवॉल्व हुए पैलियोजोइक एरा के सिल्यूरियन पीरियड में, और जो जॉस्टेरोफिलम थे उनसे इवॉल्व हुए दो तरह के लाइकोपोड्स, वन कॉल्ड हर्बेशियस लाइकोपोड एंड अनदर इज आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स। तो हर्बेशियस एंड आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स इवॉल्व हुए। उनमें से आप देख सकते हैं कि आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स की लाइन जो है यहीं पर फिनिश हो गई है, इसकी लाइन यहीं पर फिनिश हो गई है। इसका मतलब यहां पर बताया जा रहा है कि आर्बोरेसेंट लाइकोपोड जो जॉस्टेरोफिलम से इवॉल्व हुए, वो आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स पर्मियन पीरियड के एंड में जाते जाते क्या हो चुके थे? एक्सटिंक्ट हो चुके थे। ये लाइन ऊपर तक नहीं आ रही है, ये लाइन यहां तक नहीं पहुंच रही, इसका मतलब आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स तो क्या हो चुके थे? एक्सटिंक्ट हो गए थे। लेकिन हर्बेशियस लाइकोपोड की लाइन ऊपर तक आ रही है, इसका मतलब हर्बेशियस लाइकोपोड इवॉल्व होने के बाद आज भी प्रेजेंट है। इस लाइन की थिकनेस पूरी लेंथ में आप देख सकते हैं एक जैसी है, इसका मतलब हर्बेशियस लाइकोपोड जितने थे नंबर में आज भी उतने ही हैं, उनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। और ऐसा ही सेम हुआ ब्रायोफाइट्स के साथ। तो अगर आप इस सीक्वेंस में इसको पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से याद रखें, वापस मैं बोलता हूं, क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स से इवॉल्व हुए ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर्स, और एक इनसे इवॉल्व हुए कार्बोनिफेरस पीरियड में ब्रायोफाइट्स जो आज भी प्रेजेंट हैं। ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर्स से इवॉल्व हुए राइनियर टाइप प्लांट, एंड इनसे इवॉल्व हुए जॉस्टेरोफिलम, ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर से ही जॉस्टेरोफिलम, और जॉस्टेरोफिलम से इवॉल्व हुए आर्बोरेसेंट लाइकोपोड एंड हर्बेशियस लाइकोपोड्स। इनमें से आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हर्बेशियस लाइकोपोड्स आज भी प्रेजेंट हैं। राइनियर टाइप प्लांट की बात करते हैं, यह है प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट, और ये जो प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट हैं, इन प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट से, प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट की अगर हम बात करें, इन प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट से इवॉल्व हुए सिलोफाइटॉन। सैलोफाइटॉन से इवॉल्व हुए, देख सकते हैं आप थिकनेस के अकॉर्डिंग, इनसे इवॉल्व हुए डेवोनियन पीरियड। डेवोनियन पीरियड इज गोल्डन एज ऑफ फिशेज, एनिमल्स की बात करें तो। लेकिन सैलोफाइटॉन से इवॉल्व हुए कौन? डेवोनियन पीरियड में कौन? स्पिनॉप्सिड, यू ऑल्सो कॉल्ड
हॉर्स टेल, क्या बोला जाता है स्पिनॉप्सिड के लिए वर्ड? हॉर्स टेल। तो इनसे हॉर्स टेल भी इवॉल्व हुए स्पिनॉप्सिड्स, ठीक है। और देख सकते हैं इनकी थिकनेस कहाँ पर ज़्यादा है, कार्बोनिफर, इसका मतलब हॉर्स टेल का नंबर, स्पिनॉप्सिड्स का नंबर, सिलोफाइटोन से जो इवॉल्व हुए उनका नंबर कार्बोनिफेरस पीरियड में ज़्यादा था और बाद में इनका नंबर कम रह गया, लेकिन ये एक्सटिंक्ट नहीं हुए, आज भी प्रेजेंट हैं। सिलोफाइटोन से ही इवॉल्व हुए फंड, यू नो दैट फंड्स बिलोंग्स टू टेरिडोफाइट्स, ठीक है, फंड इवॉल्व हुए और वो भी आज प्रेजेंट है। सिलोफाइटोन से पर्मियन पीरियड में, देखिए लाइन थिक कहां से हुई है, पर्मियन से, पर्मियन पीरियड में इवॉल्व हुए गिंगोज, गिंगोज भी आज प्रेजेंट है। सिलोफाइटोन से ही इवॉल्व हुए कॉनिफर्स, कौन से पीरियड में? पर्मियन पीरियड में। और कॉनिफर्स का नंबर सबसे ज़्यादा था किस टाइम में? मीसोजोइक एरा में। मीसोजोइक एरा में होने के बाद आज इनका नंबर कम है, लेकिन आज भी प्रेजेंट है, लाइन ऊपर तक आती है, देख सकते हैं आप। सिलोफाइटोन से इवॉल्व हुए और सिलोफाइटोन से ही क्रिटेशियस पीरियड में इवॉल्व हुए नीटल्स, एंड नीटल्स भी आज भी प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब हमें ये बात समझ में आती है कि सिलोफाइटोन से हॉर्सटेल, फर्न, गेंगोज, कॉनिफर्स एंड नीटल्स इवॉल्व हुए और ये सभी आज भी हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं। कुछ का नंबर कम है, कुछ का नंबर ज़्यादा है, थिकनेस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, लेकिन सभी हमारे आज भी प्रेजेंट हैं। लेकिन सिलोफाइटोन से इसके अलावा इवॉल्व हुए प्रोजिम्नोस्पर्म, प्रोजिम्नोस्पर्म इवॉल्व हुए, प्रोजिम्नोस्पर्म से इवॉल्व हुए सीड फंड। आप खुद देख सकते हैं सीड फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, सीड फंड इज ए जिम्नोस्पर्म, क्योंकि फर्न आते ही आप वर्ड क्या यूज कर लेते हैं, फर्न आते ही आप बोलते हैं टेरिडोफाइट, बट सीड फर्न्स आर जिम्नोस्पर्म। और नेक्टेड सीड रखने वाले ये जिम्नोस्पर्म के जो मेंबर थे, इनसे इवॉल्व हुए साइकेड्स जो आज भी प्रेजेंट हैं। और इनसे इवॉल्व हुए कौन? इनसे इवॉल्व हुए क्रिटेशियस पीरियड में। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था एंजियोस्पर्म में पहले कौन आए थे? डाइकोटिलिडन्स, और उसके बाद आए मोनोकोटिलिडन फ्लावरिंग प्लांट, जो इस समय डोमिनेटिंग लैंड प्लांट्स हैं। देख सकते हैं थिकनेस के अकॉर्डिंग, थिकनेस देखिए, थिकनेस के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइम हमारे अर्थ पर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है एंजियोस्पर्म और उसमें भी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है मोनोकोटिलिडन्स, ठीक है। तो आई थिंक इस डायग्राम से आपको, अब जो डायग्राम आपको काफ़ी टिपिकल लग रहा था, वो डायग्राम आपको थोड़ा ईजी लगने लगा होगा। मैं आपको थोड़ा सा और बता दूँ एक बात कि ये जो डिफरेंट पीरियड है, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी, क्वाटरनरी एंड डिफरेंट एरा, यू नो दैट पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, सुना होगा आपने, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, ठीक है। तो ये डिफरेंट एरा और पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं बच्चों। अगर आप इन पे बहुत ज़्यादा फोकस ना भी करें तो भी चल जाएगा, कुछ एक दो पॉइंट को छोड़कर। अदरवाइज आप केवल ये बात याद रखें कि क्लोरोफाइट से ट्रैक्योफाइट आए और ब्रायोफाइट्स आए और अदर प्लांट्स किस तरह से अलग अलग एंसेस्टर से इवॉल्व हुए, तो आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे। बच्चे बोलते हैं कि सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर इस बात को समझना है हमें, तो हमें कुछ क्वेश्चंस को देखना होगा। देखते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए तो देखते हैं एक क्वेश्चन है, द ऑरिजिन ऑफ सीड्स इन लैंड प्लांट्स। ऑरिजिन ऑफ सीड्स की बात कर ली, तो इसका मतलब यहाँ पर जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं। नेकेड सीड होता है जिम्नोस्पर्म वर्ड का मीन। द ऑरिजिन ऑफ सीड्स इन द लैंड प्लांट्स वाज अचीव अबाउट 345 मिलियन ईयर्स अगो in lineage recognized as ancestral to all more advanced vascular plant in। इसका मतलब अब अच्छे से देखिए इस डायग्राम को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और ये एक टिपिकल क्वेश्चन होगा, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा जो आपको 4 मार्क्स दे सकता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अच्छे से वापस पढ़ते हैं। देखिए, द ऑरिजिन ऑफ सीड्स इन लैंड प्लांट्स, लैंड पर मिलने वाले प्लांट्स तो ये रहे। ऑरिजिन ऑफ सीड्स इन लैंड प्लांट, सीड्स की बात कर रहा है, सीड, ठीक है, वाज अचीव अबाउट 345 मिलियन ईयर्स अगो। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन लीनिएजेस रिकॉग्नाइज्ड एज एंसेस्ट्रल टू ऑल मोर एडवांस वेस्कुलर प्लांट्स इन। इसका मतलब बाकी सभी एंसेस्ट्रल प्लांट के भी जो एंसेस्टर थे
और जो आज के टाइम में मिलने वाले सीड प्लांट्स जो हैं, लैंड पर मिलने वाले सीड प्लांट का भी एंसेस्टर है। तो बताओ कौन है? क्या वो राइनिया है? नहीं, राइनिया तो बहुत दूर का हो गया। क्या वो ट्रैक्योफाइट है? वो भी बहुत दूर का हो गया। क्या वो कॉनिफर्स है? नहीं, कॉनिफर्स का तो रिलेशन ही नहीं है इससे, सीड फंड से। तो बचा कौन है बच्चों? सीड फंड। देख सकते हैं सीड फंड के बारे में ऐसा ही हमने पढ़ा कि सीड फंड से ही तो मैंने क्या बोलता, जिम्नोस्पर्म से, जिनसे आगे जाके लैंड प्लांट्स आए, सीड्स रखने वाले लैंड प्लांट्स आए। नो डाउट इसका आंसर क्या करना होगा आपको? इसका आंसर आप करेंगे थर्ड, सीड फंड। सीड फंड जो थे वो उन्हीं से इवॉल्व हुए हैं आगे जाके सीड्स रखने वाले लैंड प्लांट्स। तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो था ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और ये डायग्राम जो है एनसीईआरटी का ये भी आपको थोड़े काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। चलिए, प्लांट्स के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केल्मिंथ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाडर्मेट, हेमिकॉर्डेट्स के इवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कॉर्डेट्स के इवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ और कॉर्डेट्स में भी हम वर्टिब्रेट्स के इवोल्यूशन की बात करेंगे। यहाँ पर हम किसके इवोल्यूशन की बात करने वाले हैं? यहाँ पर हम वर्टिब्रेट्स के इवोल्यूशन की बात करने वाले हैं। वर्टिब्रेट्स के इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल वैसा ही जैसे प्लांट्स का इवोल्यूशन चल रहा था, वैसे ही वर्टिब्रेट्स का भी इवोल्यूशन उसी टाइम चल रहा था। वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आते हैं बच्चों? वर्टिब्रेटा के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर आते हैं साइक्लोस्टोमेट्स। साइक्लोस्टोमेट्स के बाद इवॉल्व हुए फिशेज, जिनको हम बोलते हैं पाइसिस। पाइसिस से इवॉल्व हुए एम्फीबिया। एम्फीबियन से इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स। अब यहां से आगे बात करते हैं बच्चों, ये जो रेप्टाइल्स थे, इन रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए एव्स और इन रेप्टाइल्स से ही इवॉल्व हुए मॉडर्न डे रेप्टाइल्स। समझिएगा, इस चीज से आपको डायग्राम समझने में हेल्प मिलेगी। और इन्हीं रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए मैमल्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि हम सीक्वेंस बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया। तो ये सीक्वेंस तो आपको ऐसे हमको ऐसा लगता है कि फिशेज से एम्फीबियंस इवॉल्व हुए, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए, रेप्टाइल से एव्स इवॉल्व हुए, एव्स से मैमल्स इवॉल्व हुए। नहीं, गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि जो अर्ली रेप्टाइल्स थे, कैसे रेप्टाइल्स थे बच्चों? जो अर्ली रेप्टाइल्स थे, उन अर्ली, ये कौन से रेप्टाइल हैं? अर्ली रेप्टाइल्स। इन अर्ली रेप्टाइल्स जो एम्फीबियंस से इवॉल्व हुए थे, ये बात बिल्कुल सही कि एम्फीबियंस से अर्ली रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए। इन अर्ली रेप्टाइल्स से एव्स भी इवॉल्व हुए, इन अर्ली रेप्टाइल्स से मॉडर्न डे रेप्टाइल्स भी इवॉल्व हुए हैं और इन्हीं से मैमल्स भी इवॉल्व हुए हैं। अगर इस बात को और अच्छे से समझना है तो चलिए आ जाते हैं हमारे बिल्कुल एनसीईआरटी वाले डायग्राम पर। ठीक है, देखते हैं। ये रहे अर्ली रेप्टाइल। क्या लिखा था हमने? अर्ली रेप्टाइल। ये रहा अर्ली रेप्टाइल। नो डाउट आज तो नहीं मिलेगा। ये अर्ली रेप्टाइल्स आपको आजकल एक फैंटेसी मूवीज़ में ही देखने को मिलते हैं, ऐसे अर्ली रेप्टाइल्स आज नहीं हैं। ठीक है, और ये मॉन्स्टर लाइक अर्ली रेप्टाइल्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देखिएगा डायग्राम में अच्छे से, लाइनिंग्स पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अर्ली रेप्टाइल्स जो 350 मिलियन ईयर्स अगो थे इवॉल्व हुए, उनसे इवॉल्व हुए सैनेप्सिड्स। कौन कौन इवॉल्व हुए बच्चों? सैनेप्सिड। और इनसे इवॉल्व हुए सॉरोप्सिड। कौन कौन इवॉल्व हुए इनसे? एक तो इवॉल्व हुए सैनेप्सिड और एक इनसे इवॉल्व हुए सॉरोप्सिड। कहीं भी वर्ड आ जाए, क्या वर्ड आ जाए बच्चों? कहीं भी आपको ऐसा वर्ड देखने को मिले सॉरो, कहीं भी पूरी बायोलॉजी में कहीं भी सॉरो वर्ड आ जाए, इसका मतलब होगा लिजर्ड। क्या होगा? लिजर्ड। इसका मतलब ये रेप्टाइल से रिलेटेड वर्ड है सॉरो, जैसे सॉरोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिजर्ड, सीधा सीधा बोल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अर्ली रेप्टाइल से इवॉल्व हुए सैनेप्सिड्स एंड सॉरोप्सिड। तो चलिए पहले सॉरोप्सिड पे चलते हैं। अर्ली रेप्टाइल से जो सॉरोप्सिड इवॉल्व हुए, उनसे इवॉल्व हुए परमियन पीरियड में कौन? टर्टल। और ये लाइन ऊपर तक आ रही है, ये लाइन यहाँ तक पहुँच रही है, इसका मतलब टर्टल आज भी प्रेजेंट है या नहीं है? है, बिल्कुल हमें पता है टर्टल आज भी प्रेजेंट है। टर्टल से कंफ्यूज नहीं होना, टर्टल इज डिफरेंट फ्रॉम टॉर्टॉइज। ठीक है, तो टर्टल इवॉल्व हुए। ठीक है, और मैंने आपको बोला ही था अर्ली रेप्टाइल से मॉडर्न डे रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए, तो वही तो बात कर रहे हैं कि ये जो टर्टल्स थे ये इवॉल्व हुए किससे? अर्ली रेप्टाइल से सॉरोप्सिड से होते हुए। इनसे अर्ली रेप्टाइल से इवॉल्व हुए सॉरोप्सिड, सॉरोप्सिड से इवॉल्व हुए, सॉरोप्सिड में सबसे पहले आए टर्टल्स,
इन सौरोप्सिड्स में ही आए लिजर्ड। देखिए मैंने बताया था सौरो वर्ड का मतलब क्या होता है, लिजर्ड, इन्हीं से इवॉल्व हुए लिजर्ड, ठीक है। और इन लिजर्ड लाइक ऑर्गेनिज्म, जो लिजर्ड इवॉल्व हुई थी, उन्हीं से क्या क्या इवॉल्व हुए, देखिए लिजर्ड से ही जुरासिक पीरियड में इवॉल्व हुए स्नेक्स, इन्हीं से ट्रायसिक पीरियड में इवॉल्व हुए टुआट्रा। टुआट्रा के बारे में एनसीईआरटी में केवल टुआट्रा वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बोलता हूँ। टुआट्रा, टुआट्रा जो है इसको बोला जाता है स्फिनोडॉन। क्या बोला जाता है, स्फिनोडॉन। और स्फिनोडॉन के बारे में एक बात याद रखें, सबसे पहले तो ये न्यूजीलैंड में मिलता है और इसके पास फंक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, थर्ड आई प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके पास थर्ड फंक्शनल आई प्रेजेंट होती है, शिव जी के पास होती है, वैसे इनके पास भी होती है, थर्ड फंक्शनल आई प्रेजेंट होती है। टुआट्रा के बारे में कभी कोई पूछ ले तो याद रखें स्फिनोडॉन। क्या है ये, स्फिनोडॉन। स्फिनोडॉन पंक्टेटम बोला जाता है, ये है टुआट्रा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपके क्या बोला गया था, सौरोप्सिड से मॉडर्न डे रेप्टाइल इवॉल्व हुए लाइक टर्टल, इनसे इवॉल्व हुए हैं लिजर्ड जैसे ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए स्नेक्स, इन्हीं से इवॉल्व हुए टुआट्रा, और इन्हीं से इवॉल्व हुए थीकोडोंट एंसेस्टर। थीकोडोंट वो जिनके पास टीथ जो होते हैं वो बोनी सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं, लाइक मैमल्स, ह्यूमन में टीथ जो होते हैं वो थीकोडोंट टीथ है, वैसे ही जो इवॉल्व हुए थे थीकोडोंट एंसेस्टर। इन थीकोडोंट एंसेस्टर से इवॉल्व हुए क्रोकोडाइल्स, देख सकते हैं डायग्राम से, इन्हीं से इवॉल्व हुए कौन, क्रोकोडाइल्स। यू नो दैट क्रोकोडाइल आज भी प्रेजेंट है। ये सभी जो मैंने अब आपको ऊपर बता दिए हैं, टर्टल, लिजर्ड, स्नेक, टुआट्रा, क्रोकोडाइल, ये सभी मॉडर्न डे रेप्टाइल्स हैं। तो मॉडर्न डे रेप्टाइल्स इवॉल्व फ्रॉम अर्ली रेप्टाइल्स, यही तो बात बताई गई, थ्रू सौरोप्सिड। बहुत अच्छे से याद रखें, सौरोप्सिड से होते हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्हीं थीकोडोंट एंसेस्टर से जिनसे क्रोकोडाइल इवॉल्व हुए, उन्हीं से ट्रायसिक पीरियड में, कौन सी पीरियड में, ट्रायसिक पीरियड में इवॉल्व हुए डायनासोर। लेकिन क्या आप डायनासोर की लाइन को ऊपर तक जाता हुआ देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब डायनासोर क्या हुए थे, क्रिटेशियस पीरियड के लास्ट में, एंड में, या टर्शियरी पीरियड की बिगिनिंग में क्या हो चुके थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे। इनके एक्सटिंक्ट होने का अभी तक भी हमें कोई प्रॉपर रीजन नहीं पता। हो सकता है कि कोई कैलेमिटी हुआ हो जिसकी वजह से लार्ज एनिमल्स की डेथ हो गई हो सकता है कि हमारी अर्थ पर कोई मेटेरियोइट आया हो जिसकी वजह से अर्थ पर काफ़ी नुकसान हुआ हो, सारे एनिमल्स की डेथ हो गई हो, डायनासोर सारे एक्सटिंक्ट हो गए हो, या फिर हो सकता है कि हमारी अर्थ के ऊपर ड्रॉट की कंडीशन हो गई हो, वाटर ना मिला हो जिसकी वजह से लार्ज एनिमल्स भूखे से मर गए हो, स्टारवेशन से इनकी डेथ हो गई हो, या फिर हो सकता है कि किसी डिजीज़, पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से इन सभी की डेथ हो गई, पर्टिकुलर म्यूटेशन की वजह से इनकी डेथ हो गई। अभी तक भी इनके एक्सटिंक्ट होने का हमें प्रॉपर रीज़न नहीं पता है। याद रखें डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए हैं, डायनासोर के फॉसिल्स हमें मिलते रहते हैं। अभी भी कुछ ही टाइम पहले, याद रखें करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग, कुछ ही टाइम पहले राजस्थान के रावत भाटा में भी डायनासोर्स के फॉसिल मिले हैं। उससे ये बात क्लियर होती है कि चंबल और उसके आसपास के एरिया में भी डायनासोर हुआ करते थे। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो थीकोडोंट एंसेस्टर जिनसे डायनासोर बोले, उन डायनासोर जैसे ऑर्गेनिज्म से ही, डायनासोर लाइक ऑर्गेनिज्म से ही क्रिटेशियस पीरियड में इवॉल्व हुआ मॉडर्न डे बर्ड। ठीक है, तो आज जो बर्ड्स मिलते हैं वो भी इनसे इवॉल्व हुए। तो आप कुल मिला के, तो मैंने यही तो बात बोली, अर्ली रेप्टाइल से इवॉल्व हुए मॉडर्न डे रेप्टाइल, दे आर मॉडर्न डे रेप्टाइल्स। और इन अर्ली रेप्टाइल से ही सौरोप्सिड से होते हुए कौन इवॉल्व हुए, एव्स। ये रहे एव्स। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर पे आते हैं। अर्ली रेप्टाइल से इवॉल्व हुए दूसरे सिनेप्सिड्स, और ये जो सिनेप्सिड्स थे, इन सिनेप्सिड्स से इवॉल्व हुए कौन, पैलिकोसॉर्स एंसेस्टर। यू नो दैट पैलिकोसॉर्स एंसेस्टर ऑल्सो एक्सटिंक्ट। ठीक है, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पैलिकोसॉर्स एंसेस्टर से इवॉल्व हुए थेरेप्सिड्स, थेरेप्सिड्स भी क्या हो चुके हैं बच्चों, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और इनसे इवॉल्व हुए मॉडर्न डे मैमल्स। लाइन ऊपर तक जाती है, इसका मतलब क्लियर होता है कि मॉडर्न डे मैमल्स आज भी हमारे इन्वायरमेंट में मिलते हैं, हमारे नेचर में मिलते हैं, और हम भी तो मैमल्स ही हैं। तो याद रखें, आज मैंने आपको जो बताया इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, उससे एक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज सबसे पहले इवोल्यूशन के बारे में जनरल बात की, और उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और एनसीईआरटी के दो इंपॉर्टेंट डायग्राम पर आपको लेके गया जिनको समझना काफ़ी टिपिकल है। वो क्या क्या थे, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसमें हमने प्लांट्स में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स किस तरह से इवॉल्व हुए उसकी बात की, और हमने बात की साथ में किस तरह से हमारे मॉडर्न डे मैमल्स, मॉडर्न डे एव्स एंड मॉडर्न डे रेप्टाइल्स जो है वो अर्ली रेप्टाइल से किस तरह से सौरोप्सिड और सिनेप्सिड से होते हुए इवॉल्व हुए।
हमने जो क्वेश्चन किया वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आई थिंक आपको ये जो टिपिकल पोर्शन होता है इवोल्यूशन का, जिस डायग्राम को समझना मुश्किल होता है, वो पोर्शन अब आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आते हैं। थैंक यू।